लंबी बहू के बोने ससुराल वाले। आपको क्या लगता है कि आपकी बेटी इस शादी के लिए मान जाएगी? अरे अगर नहीं मानती है तो उसे मनाओ और उसे समझाओ कि उसकी शादी कार्तिक से होनी कितनी जरूरी है। आप अपने लिए अपनी बेटी की शादी कैसे करवा सकते हैं? केवल एक बिजनेस डील के लिए अपनी बेटी की शादी करवाना ठीक नहीं है। तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करो। तुम जानती नहीं हो ये बिजनेस डील है मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और ये सब मैं हम लोगों के लिए ही तो कर रहा हूँ। एक बार आप अपनी बेटी से तो पूछ लीजिए कि वह क्या चाहती है। जाओ उसे उसकी शादी के बारे में बता दो, वो मेरी बात को नहीं टालेगी। रेखा उदास होकर अपनी बेटी के पास जाती है और उसे उसकी शादी की खबर देती है, लेकिन उसकी बेटी स्मृति पहले से ही रो रही होती है। मैं जानती हूँ माँ, मैंने आपकी और पिताजी की सारी बातें सुन ली थी। पिताजी ने एक बिजनेस डील के लिए मुझे दांव पर लगा दिया है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। स्मृति की बात सुनकर रेखा उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद स्मृति अपने मन ही मन सोचती है, पिताजी को क्या लगता है कि मैं उनकी बात मानकर आराम से उन बौने लोगों के साथ रह लूंगी? मैं उन लोगों का जीना हराम कर दूंगी और यही मेरा मकसद होगा। स्मृति एक 6 फुट की हाइट वाली लड़की थी, लेकिन उसके पिता देवराज अपने बिजनेस के चलते उसकी शादी एक बोने परिवार में करवा देते हैं, जहां माता पिता बहन और स्मृति का होने वाला पति सब बोने थे। लेकिन वो लोग बहुत अमीर थे। जब स्मृति का गृह प्रवेश होता है, वो दरवाजे पर खड़ी हुई अपने बोने ससुराल वालों को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे ये क्या, मेरे ससुराल वाले तो जरूरत से ज्यादा ही बौने निकले, और मेरे पति को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बराबर मेरा बेटा खड़ा हो। बस करो स्मृति, और कितना मजाक उड़ाओगी तुम हमारे बोने होने का। अब तुम लोग बौने हो तो बौने ही कहूंगी ना। अगर तुम थोड़े से लंबे होते, जैसे मेरी हाइट है, देखो मेरी हाइट पूरी 6 फुट है। अरे मेरी हाइट के हिसाब से तुम मेरे साथ चलते हुए अच्छे नहीं लगते हो। अरे बहू, लगता है तुम बहुत ज्यादा थक गई हो, तभी कुछ ना कुछ कह रही हो। निशा, जाओ तुम अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ाओ, थोड़ा सा आराम करेंगी तो थकावट उतर जाएगी। निशा अपनी भाभी को उनके कमरे में छोड़ आती है, जिसके बाद ममता अपने बेटे कार्तिक से कहती है, अरे बेटा, अभी नई नई शादी हुई है तेरी, और बहू के लिए घर भी नया है, और हम लोग भी, इसलिए उसे हम लोगों के साथ थोड़ा सेटल होने में वक्त लगेगा। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ममता अपने बेटे कार्तिक को हौसला देती है, जिसके बाद कार्तिक अपने कमरे में अपनी पत्नी स्मृति के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। स्मृति अपना हाथ जोर से झटकती है और उसके हाथ से छुड़ा लेती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सुहागरात बनाऊंगी? तुम तो इतने छोटे हो कि तुम्हें तो देखते ही ऐसा लगता है जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे पास आ गया हो। जाओ पहले अपनी माँ से कहो कि तुम्हें कॉम्प्लान पिलाए। ऐसा कहकर स्मृति जोर जोर से हंसने लगती है और बिस्तर पर जाकर सो जाती है। ये बात कार्तिक को बहुत उदास कर देती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, निशा और ममता दोनों रसोई में खाना बना रही होती हैं। तभी स्मृति निशा से कहती है, अरे ओ 1.5 फुटिया, जरा मुझे एक कप चाय तो देना। स्मृति, ये क्या तरीका है मेरी बहन से तुम्हारा बात करने का? ओहो, गलत ही क्या कहा है। देखने में बिल्कुल 1.5 फुटिया ही दिखती है तुम्हारी बहन, और तुम भी 1.5 फुटिया दिखाई पड़ते हो। कार्तिक गुस्से से नाश्ता छोड़कर ऑफिस के लिए निकल पड़ता है, जिसके बाद स्मृति अपने मन ही मन बहुत खुश होती है। बहुत शौक से इन्होंने 6 फुट की लड़की को अपने घर की बहू बनाया था, अब इनका सारा शौक पानी में मिल गया। स्मृति नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद निशा स्मृति के पास आती है और उसे कहती है, अरे भाभी, आज मेरे स्कूल में फेयरवेल पार्टी है, क्या आप मुझे अपनी कोई अच्छी सी साड़ी दे दोगी? क्या कहा? मेरी साड़ी? अरे मेरी साड़ी तो तुम्हें द्रौपदी की साड़ी की तरह आएगी। तुम तो अपनी माँ की कोई चुन्नी उठाकर उसकी ही साड़ी बना लो। एक तो तुम इतनी बौनी हो, तुम्हें साड़ी की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए तो चुन्नी ही काफी होगी। स्मृति निशा का मजाक उड़ाती है, जिसके बाद निशा चुपचाप वहाँ से चली जाती है और अपनी अच्छी सी ड्रेस पहनकर फेयरवेल पार्टी के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके जाने के बाद स्मृति अपने आप से कहती है, आज तो बहुत अच्छा दिन है, मौसम भी अच्छा है। एक काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ी शॉपिंग करने के लिए चली जाती हूँ। इन बौने लोगों को देख देख कर तो मैं बोर हो गई हूँ, थोड़ा बाहर जाऊंगी तो अच्छा लगेगा।
ऐसा सोचकर स्मृति शॉपिंग करने के लिए निकल जाती है। वो दिन भर अपने लिए कई सारे कपड़े खरीदती है और कई सारी नई नई सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती है। एक मॉल में वो एक साड़ी पहन कर देखती है। अरे वाह, 6 फुट की हाइट होने की वजह से यह साड़ी मेरे ऊपर कितनी खिल रही है। इससे तो मैं जरूर पहनूंगी। स्मृति साड़ी लेकर वापस अपने घर की तरफ निकलने लगती है। जैसे ही वो सड़क पार करके अपनी कार के पास पहुंचने वाली होती है, तब ये कार बहुत तेजी से आती है और स्मृति से उसकी टक्कर हो जाती है। कुछ लोग स्मृति को उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, जिसके बाद डॉक्टर स्मृति का इलाज करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मृति के एक्सीडेंट के बारे में उसके ससुराल वालों को भी पता चल जाता है और वो सभी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। तभी डॉक्टर कार्तिक के पास आते हैं और उससे कहते हैं, देखिए, एक्सीडेंट के दौरान जिस कार से आपकी पत्नी का एक्सीडेंट हुआ था, वो कार आपकी पत्नी के पैरों पर चढ़ गई है, जिसकी वजह से उनके दोनों पैर खराब हो गए हैं। अब वो कभी नहीं चल पाएगी। ये सुनकर कार्तिक और उसका परिवार बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो सभी स्मृति से मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। ऊपर वाले पर भरोसा रखो। डॉक्टर ने कहा है कि तुम अब कभी नहीं चल पाओगी, लेकिन अमेरिका में मैंने कई सारे ऐसे केस देखे हैं जिनमें डॉक्टर ऑपरेशन करके लोगों को चलने लायक बना देते हैं। मैं तुम्हारा इलाज अमेरिका से करवाऊंगा। ये सब सुनकर स्मृति की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोती हुई कहती है, ये सब मेरी ही करनी का नतीजा है। मैं दिन रात आप लोगों की हाइट को लेकर बोला करती थी और आपका मजाक उड़ाया करती थी। आज भगवान ने मुझसे मेरे ही पैर छीन लिए। अरे भाभी, आप ऐसा क्यों सोचती हो? आप तो आज भी पूरे 6 फुट की हाइट वाली हो, जिसे कोई कम नहीं कर सकता। देखो स्मृति, तुम कल भी मेरी पत्नी थी और आज भी मेरी पत्नी हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम्हारे पैर नहीं रहे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे पैरों का इलाज करवा सकूं। ये सब सुनकर स्मृति को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी सास, अपने पति और अपनी नंद से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जितना मैंने आप सभी को नीचा दिखाया, आप सभी ने हमेशा मुझे उतना ही ऊपर रखा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे बहू, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हम कल भी तेरे साथ थे और आज भी तेरे साथ ही रहेंगे। कार्तिक स्मृति को व्हीलचेयर पर बैठाकर घर ले आता है, जिसके बाद कार्तिक स्मृति को अमेरिका ले जाकर उसके पैरों का इलाज करवा देता है। जिसके बाद स्मृति पहले की तरह चलने फिरने लगती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। पटलीपुरम के छोटे से गांव में एक राधा नाम की औरत रहती थी। राधा चेहरे से बहुत सुंदर थी और उसकी एक बेटी और एक बेटा था जो बहुत ही सुंदर थे। वो अपनी खूबसूरती और अपनी बेटी और अपने बेटे की खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड किया करती थी। वो गांव के कई लोगों को तो बहुत कुछ सुना दिया करती थी, जिसके चलते हर कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। एक दिन राधा गांव की कुछ औरतों से कहती है, अरे देखो तो सही, लीला का दामाद कितना बोना लगता है। मुझे तो देखकर ही हंसी आती है। अरे साथ में चलते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी का बेटा चल रहा हो। अरे ये बात तो सच है। अरे दामाद तो एकदम ठाड़ा लंबा चौड़ा ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोगों को किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है। तुम लोग देखना, जब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो अपना दामाद कैसा लेकर आऊंगी। ऐसा दामाद लेकर आऊंगी कि पूरे मोहल्ले में किसी का नहीं होगा। देखो बहन, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। अगर तुम किसी को बुरा भला कहती हो तो आगे क्या होगा वो किसी को नहीं पता। देखो, मुझे अपना सब पता है। मेरी एक बेटी है और एक बेटा है और मैं उन दोनों के लिए एक ऐसा लड़का और ऐसी लड़की लेकर आऊंगी ना कि पूरे मोहल्ले में सब लोग देखते रह जाएंगे। राधा को अपनी बेटी और अपने बेटे के ऊपर बहुत घमंड था, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थे। वो अपने बेटे और बेटी के लिए लड़का और लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपने बेटे और बेटी की शादी कर सके। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से उसका बेटा एक काली सी लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। जिसके बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, ये आपकी बहू है। अरे पागल, ये तो क्या बकवास कर रहा है। इतनी काली लड़की से तू शादी कैसे कर सकता है? आप ऐसे कैसे कह सकती हो? काले लोग क्या इंसान नहीं होते? क्या इनके अंदर दिल नहीं होता? अरे बेवकूफ, मैं तो चाहती थी कि तेरी शादी में किसी चांद के टुकड़े से करवाऊंगी। देखो माँ, मैं सुप्रिया से बहुत प्यार करता हूँ और अब वो इस घर की बहू है।
ऐसा कहकर कुणाल जबरदस्ती सुप्रिया को घर में ले आता है, जिसके बाद राधा गुस्से से आग बबूला हो जाती है और कई दिनों तक कुणाल से बात भी नहीं करती। एक दिन राधा अपनी बहू सुप्रिया से कहती है, अरे देखो, मैं नहीं जानती कि मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर क्या देखा। बस मैं इतना चाहती हूँ कि अगर गली मोहल्ले में से हमारे घर पर कोई आए तो उसके सामने अपना मुंह ढक लेना। लेकिन माँ जी, मैं ऐसा क्यों करूँ? मुझे अपने रंग से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कि कुणाल जी को भी मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो मुझे लोगों को दिखावा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसा कहकर सुप्रिया घर के कामों में लग जाती है। वो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाती है। तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। हे भगवान, अब कौन आ गया? अरे सुप्रिया, जाकर एक बार दरवाजा तो खोलना, देखो जरा कौन आया है। सुप्रिया दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर उसकी ननद तमन्ना एक बौने आदमी के साथ खड़ी होती है। उसे देखकर सुप्रिया अपने मन ही मन कहती है, अरे वाह जी वाह, देखो तो सही, माँ जी की बेटी ने तो एक बौने लड़के से शादी कर ली। अब देखती हूँ माँ जी का रिएक्शन कैसा होगा। तभी सुप्रिया राधा को बुलाती है। जैसी राधा दरवाजे पर अपनी बेटी तमन्ना को एक बौने लड़के के साथ देखती है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाते हुए तमन्ना से कहती है, हे भगवान, तमन्ना, ये तूने क्या किया? तू इस बौने आदमी के साथ शादी कैसे करके आ सकती है? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई? कम से कम अपनी नहीं तो अपनी माँ की इज्जत रख लेती। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये आपके दामाद हैं, कम से कम इनसे तमीज से बात करो। अरे मुझे छोड़, ये बता, तुझे तमीज है? तू अपनी माँ से कैसे बात कर रही है? अरे मैं तेरी माँ हूँ। माँ, अरे अपनी माँ की नहीं सुनेगी तो किसकी सुनेगी? माँ देखो, ये आपका दामाद है और अब इस बात को कोई बदल नहीं सकता। मेरी शादी हुई है इनसे। अगर आप मुझे अंदर आने की इजाजत देती हो तो ठीक है, नहीं तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। राधा मजबूर हो जाती है और अपनी बेटी को घर के अंदर बुला लेती है, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी अपने बौने दामाद और अपनी काली बहू को बर्दाश्त करना पड़ता है, जिसकी वजह से अब वो अपना घर से बाहर निकलना भी बंद कर देती है और घर में पड़ी रहती है। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई रोते हुए अपने आप से कहती है, मैंने क्या क्या सोचा था अपने बेटे और बेटी के लिए, लेकिन उन्होंने तो मेरे सभी सपनों पर पानी फेर दिया। मैं कितना मजाक उड़ाती थी, मैं गांव के सभी लोगों और काली बहुओं का, और आज मेरे ही घर में एक बौना दामाद और एक काली बहू है। बेचारी राधा बहुत ज्यादा परेशान रहती है। वो अपने दामाद और अपनी बहू से सीधे मुंह बात भी नहीं करती। एक दिन राधा बहुत ज्यादा बोर हो जाती है और थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए चली जाती। हे भगवान, बस कोई मुझे देखे ना, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची हूँ। अगर कोई देखेगा तो मुझे कई बातें सुनाएगा। राधा एक ऐसी गली से गुजर रही होती है जहाँ कोई आता जाता नहीं, लेकिन तभी उस गली से 3-4 औरतें आ रही होती हैं, जो राधा को देखकर कहती हैं, अरे देखो तो सही, ये तो राधा बहन है। ये तो बहुत लोगों का मजाक उड़ाया करती थी ना, बोने लोगों को देखकर और काली बहू को देखकर। आज तो इसके घर में भी एक बोना दामाद और एक काली बहू आ गई है। हाँ हाँ, उस दिन तो ये बहुत ज्यादा बोल रही थी। चलो जरा इसके पास चलते हैं। जैसे ही वो उसके सभी पास जाते हैं, राधा से कहती है, क्या हुआ राधा बहन, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम अपने दामाद और अपनी बहू ऐसी लेकर आओगी जैसे पूरे गांव में किसी की नहीं है। अब तो तुम्हारे घर में भी एक बोना दामाद और काली बहू आ गई है। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? तभी तो कहते हैं, इतने बड़े बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए। इंसान के साथ कब क्या हो जाए उसे खुद नहीं पता होता। ये सुनने के बाद राधा को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो उन सभी से कहती है, तुम सभी सच कहती हो, मेरी गलतफहमी थी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। हमें कभी किसी के बारे में इतना बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ऐसा कहकर राधा वापस अपने घर लौट आती है और अपने दामाद और अपनी बहू से माफी मांगती है, जिसके बाद वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। भगवान ने सबको बहुत ही सोच समझ कर बनाया है और सबकी खूबसूरती उनके चेहरे या उनके शरीर से नहीं दिखती, सबकी खूबसूरती उनके मन से होती है। अगर इंसान का मन साफ और वो नेक दिल का है तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन जिसके मन में ही खोट हो तो वो खूबसूरत नहीं कहलाया जाता। इसलिए किसी की खूबसूरती और किसी के शरीर को देखकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, ना तो मेरा फैसला बदलेगा और ना ही मैं उस अंधेर नगरी में रहने वाले काले ससुराल वालों की बहू बनूंगी। शनाया, मैं सुरेंद्र को वचन दे चुका हूँ, तुम्हारी शादी होगी तो मेरे बचपन के दोस्त सुरेंद्र के बेटे शेखर के साथ ही होगी। अब या तो इस घर में तुम्हारी डोली उठेगी या तुम्हारे डैडी की अर्थी। स्वराज शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। पत्नी की मौत के बाद स्वराज ने शनाया को खुद ही पाला पोसा
उसने भरसक अपनी बेटी को भली परवरिश के साथ संस्कार से बांधने की कोशिश की। बावजूद इसके शनाया की सोच काले इंसान के प्रति इस कदर हो गई कि ना तो वह अपनी दोस्ती में काले इंसान को शामिल होने देती, न काले कपड़े। वो कथन तो आप सभी ने सुना होगा, हम जिस चीज से दुख जितना दूर भागते हैं वही हमारे जीवन में कुछ इस कदर शामिल हो जाता है कि हम सोच नहीं सकते। कुछ ऐसा ही शनाया के साथ भी हुआ, जब बिना उसकी मंजूरी के उसकी शादी एक ऐसे परिवार में तय हो गई जहां रहने वाले सभी व्यक्ति काले थे। दुल्हन के लिबास में सजी धजी शनाया शादी के मंडप में बैठे हुए मन में कहती है, ओह गॉड, पति काला, सास काली, ननद काली, इन काले ससुराल वालों को देखकर मुझे कुड़न हो रही है। अरे जब एडमिन ही ब्लैक टी है तो ग्रुप कैसे गोरा निकलेगा। कसम है मुझे अपने चेहरे की ब्यूटी की, अगर बहू बनकर मैंने इन सो कॉल्ड ब्लैक टी ससुराल वालों की सबक न सिखाया तो मेरा नाम भी शनाया नहीं। 7 फेरों के साथ शनाया और शेखर शादी के रिश्ते में बंध जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है शनाया के ससुराल का सफर। ससुराल की चौखट पर खड़ी शनाया का स्वागत सत्कार करते हुए उसकी सास कहती है, बहू इस अक्षत कलश को अपने दाहिने कदमों से उड़ेलकर इस घर को अपनी रोशनी से उजागर कर दे। शनाया कलश को जोरदार कदमों से गिराकर भीतर आकर कहती है, 100% सच कहा सासू माँ, इस घर को रोशनी की सख्त जरूरत है। आखिरकार इतने काले लोग जो रहते हैं, इनफैक्ट मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे अमावस की अंधेरी रात इसी घर में शुरू होती है। ये सुनकर शेखर के सब्र का बांध टूट जाता है और वह कहता है, शनाया बिहेव योरसेल्फ, तुम अपने ससुराल की बेइज्जती कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बेरुखी से बात करने की। बात को बिगड़ता देखकर कलावती बीच में कहती है, कोई ना, बहू को कमरे तक छोड़ कर आ। इसके बाद कलावती शेखर को समझाते हुए कहती है, शेखर, रिश्तों की डोर कच्चे धागे के जैसी होती है, ये केवल मधुरता के पाती से बंधी होती है। बुरी बातों की खींचातानी अक्सर रिश्तों के डोर को तोड़ देती है। शायद बहू शादी ब्याह के भाग दौड़ में थक गई थी, इसलिए ये सब कह दिया। जा बहू, तेरी बाट जो हो रही होगी। शेखर अपने कमरे में दस्तक देता है जहां शनाया शीशे के आगे खड़ी होती है। वह जैसे ही उसे गले से लगाता है, शीशे में शेखर का काला चेहरा देखते ही शनाया गुस्से से बिलबिलाकर उसे दूर धकेल देती है। क्या हुआ शनाया, तुमने मुझे खुद से दूर क्यों कर दिया? मुझे छूने का हक तुम्हें किसने दिया? शनाया, अग्नि के 7 फेरे लेकर तुमने खुद ये हक मुझे दिया है। मैं तुम्हारा पति हूँ। पति माई फुट, जिस तरह कौवे और हंस का कोई मेल जोल नहीं, तुम्हारा और मेरा भी कोई मेल नहीं। पति तो दूर, तुम तो मेरे पैरों की धूल बराबर भी नहीं। खबरदार जो फिर कभी अपने काले हाथों से मुझे छुआ, तुम ताउम्र कुंवारे शादीशुदा रहोगे। यही तुम्हारे कालेपन की सजा है। गोरेपन का गुमान दिखाकर शनाया शेखर के सारे अरमान को छिन्न भिन्न कर देती है। अगली सुबह सवेरे के 10 बज गए, बहू अब तक नहीं जागी। कोहिना, जा जरा भाभी को जरा देख कर तो आ। कोहिना कदम बढ़ाने वाली ही थी कि शनाया शॉर्ट नाइटी पहने हुए सीढ़ियां उतरती हुई हॉल में आती है। अरे बहू, ये कैसे आधे अधूरे कपड़े पहने हैं तूने? क्यों सासू माँ, क्या खराबी है मेरे कपड़ों में? डैडी के घर में मैं ऐसे ही कपड़े पहनती थी। भाभी, तब आप एक बेटी थी, मगर अब आप इस घर की बहू हैं। बहू का ऐसे कपड़े पहनना ससुराल में शोभा नहीं देता। प्लीज बंद करो ये लंबा चौड़ा लेक्चर। तुम दोनों काली कलूटी माँ बेटी साफ सीधे ये क्यों नहीं कहती कि इस शॉर्ट ड्रेस में मेरा गोरा सुंदर शरीर देखकर तुम्हें अपने काले रंग को लेकर कुढ़न हो रही है? कड़वा लगा ना, मगर यही सच है। ये सुनकर शनाया का ससुर सुरेंद्र बीच में बोलता है, बहू, ये क्या सलीका है अपनी सास से बात करने का? रूप का इतना गुरूर और गुमान अच्छा नहीं होता। क्यों ना करूं मैं अपने गोरेपन का गुरूर? मेरा चेहरा चांद से कम नहीं। शायद तो भूल गई है बहू, जगत को अपनी चमक से उजागर करने वाले चांद में भी दाग है। ससुर की इस बात के आगे बहू चुप्पी साधने पर मजबूर हो जाती है। समय गुजर जाता है। गोरी बहू किसी न किसी बहाने से अपने काले ससुराल वालों को जली कटी बातें सुनाया करती। एक सांझ की बात है, कोहिना अपनी भाभी के पास आकर हिचकते हुए कहती है, शनाया भाभी, वो कल मेरे कॉलेज का आखिरी दिन है। कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने के कारण कल फेयरवेल पार्टी है। प्लीज क्या आप मेरा मेकअप कर देंगी? ये सुनकर शनाया अपनी ननद के कालेपन का ठट्ठा उड़ाते हुए कहती है, क्या कहा? मेकअप? और तुम्हारे काले अंधेरे चेहरे पर मैं चाहे लाख लीपापति क्यों ना कर लूं, उसके बावजूद भी तुम्हारे चेहरे के काले पक्के रंग की काया पलट करना नामुमकिन है। बेमतलब मन की मिठाइयां खाने से भला अपने काले सूरत को किस्मत समझ लो।
अपने सावले सूरत पर शनाया की बुरी टिप्पणी सुनकर कोहिना का कलेजा मुंह को आ रहा था। वह टूटे मन से उस कमरे से निकल जाती है। गुजरते समय के साथ गोरी बहू का गुमान बालू की उस बुलंदी पर जा पहुंचा जो एक झोंके से बिखर जाता है। अपने रूप की और ज्यादा निखारने और संवारने की आतुरता में शनाया भांति भांति के मेकअप प्रोडक्ट लगाती है, मगर किसे खबर थी कि अब जो होने वाला था वह बेहद अलग था। एड की देखा देखी वह एक ब्यूटी प्रोडक्ट मंगवाती है। यस, अब ये ब्यूटी प्रोडक्ट कल सुबह तक मेरा रूप और ज्यादा सुंदर कर देगा, जिसके बाद मैं गोरी बहू अपने दमकते चमकते चेहरे से अपने काले ससुराल वालों का जिया जलाऊंगी और साथ ही मेरे सुंदर चेहरे को सोंझे देखकर मेरे काले पति के दिल पर भी छुरियां चलेंगी। इस सोच के साथ वह ब्यूटी प्रोडक्ट लगाकर सो जाती है, मगर सवेरे जब वह शीशे के सामने खड़ी होती है तो अपने सुंदर रूप पर चितकबरे चकत्ते देखकर उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। फौरन ही उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा चेहरा। शोरगुल सुनकर सभी वहां जुट जाते हैं और कलावती कहती है, अरे ये शोरगुल कैसा है? अरे बहू, ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? लाख कोशिश के बावजूद शनाया अपने चेहरे को पहले की तरह सुंदर करने में असफल रहती है। नहीं, मैं इस कुरूप चेहरे के बोझ के साथ नहीं जी सकती। इससे बेहतर मेरा मर जाना है। शनाया, शांत हो जाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक हो जाएगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो भी तुम ही मेरी बीवी और इस घर की बहू रहोगी। बहू धीरज धर, कोई ना जाकर हल्दी चंदन का लेप बना, शायद ये दाग धब्बे उससे हट जाएं। कोई ना फौरन लेप तैयार करके अपनी भाभी के चेहरे पर उस लेप को लगाकर 2-3 दफा लगाती है, जिससे शनाया की खोई हुई सुंदरता लौट आती है, मगर शर्मिंदगी से झुका उसका सर जमीन में गड़ने को हो रहा था। शादी के पहले दिन से मैंने अपने गोरे रूप का गुमान दिखाने के साथ अपने कटु कड़वे शब्द से आप सभी जन को ठेस पहुंचाई। शायद उसी की सजा ईश्वर ने मुझे सबक के तौर पर दी थी। मैंने जो किया वह माफी के काबिल नहीं, मगर मैं आप सभी से एक मौका चाहती हूँ ताकि मैं एक बहू, बीवी और भाभी होने का फर्ज निभा सकूं। बहू, रिश्तों में तकरार लाजमी है। तुझे अपने किए पर शर्मिंदगी है, यही बड़ी बात है। आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अब शनाया का नजरिया पूरे तौर से बदल चुका था। उसने ना सिर्फ ससुराल के सभी रिश्ते समेटे, बल्कि बहू बनकर ससुराल की बागडोर भी बखूबी संभालने लगी। अरे अब मैं तुझे क्या बताऊं कौशल्या, मेरे घर में जो बहू आई है बहुत ही मलूक है, मलूक। ऊपर से उसके पैर तो माँ लक्ष्मी देवी के हैं। जब से घर में आई है तब से ही सब कुछ अच्छा होता जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान तुम्हारे घर में इसी तरह कृपा बनाए रखे। मैं अभी अपने बेटे अर्नव के लिए एक लड़की ढूंढ रही हूँ। जैसे ही मुझे उसके लिए कोई लड़की मिल जाएगी मैं उसका ब्याह कर दूंगी। अच्छा, ये बात है। वैसे तुझे लड़की कैसी चाहिए? देखो, लड़की जैसी भी हो, बस संस्कारी होनी चाहिए, जो मेरा घर संभाल सके और मेरे बेटे का अच्छे से ख्याल रख सके। हाँ, क्यों नहीं, जल्दी ही मिल जाएगी हमारे अर्नव के लिए ऐसी कोई लड़की। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे मेरी बहू के साथ मिलकर रात के खाने की तैयारी भी करनी है। ऐसा कहकर सावित्री अपने घर के लिए निकल जाती है, जिसके बाद कौशल्या अपने कमरे में आराम करने जा ही रही होती है कि तभी अचानक से उसके घर के टेलीफोन पर किसी का कॉल आता है। जैसे ही कौशल्या टेलीफोन उठाती है, टेलीफोन के दूसरी तरफ पंडित जी कौशल्या से कहते हैं, अरे कौशल्या बहन, कैसी हो? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। अच्छा, तो पंडित जी देरी किस बात की है? जल्दी से मुझे खुशखबरी दे दीजिए। वैसे भी कई दिनों से कोई अच्छी खुशखबरी मिली नहीं है। अरे कौशल्या बहन, मैंने हमारे अर्नव के लिए एक बहुत ही संस्कारी और अच्छी लड़की ढूंढी है। अगर तुम कल किसी काम में व्यस्त ना हो तो कल हम लड़की को देख आते हैं। अरे पंडित जी, आपने तो मेरे दिल खुश कर दिया ये कह के मैं कल किसी भी काम में व्यस्त नहीं हूँ। कल हम दोनों लड़की को देखकर आ जाते हैं। ये सुनकर कौशल्या बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद कौशल्या अगले दिन पंडित के साथ लड़की देखने उनके घर पहुंच जाती है। लड़की के माता पिता और कौशल्या आपस में बात करने लगते हैं। अरे बहन जी, आप तो कुछ भी नहीं ले रही हो। ये लो, ये खाओ, ये पकौड़े खुद करुणा ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी बेटी।
अब आप इतनी तारीफ कर रही हो तो मुझे खाना तो पड़ेगा ही। और फिर ये करुणा ने जो बनाए हैं, लेकिन काफी देर हो गई, आपकी बेटी अभी तक नहीं आई है। अरे अपनी बेटी को बुलाओ, जरा हम भी तो देखें जिसकी इतनी तारीफ सुनी है वो दिखने में कैसी है। जी क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ अपनी बेटी को। करुणा, अरे ओ करुणा, जरा बाहर आओ, मेहमान तुमसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही करुणा हाथ में कॉफी लिए कौशल्या के पास आती है, कौशल्या उसे देखते ही कहती है, अरे वाह, आपकी बेटी तो बहुत ही खूबसूरत है। करुणा, आओ मेरे पास आकर बैठो, हम दोनों थोड़ी बातें कर लेते हैं। कौशल्या करुणा से बातें करने लगती है, लेकिन करुणा केवल गर्दन हिलाकर उसकी बातों का जवाब देती है, जिसके बाद कौशल्या गीता से कहती है, अरे बहन जी, आपकी बेटी तो हर एक बात का जवाब गर्दन हिला कर देती है। कहीं आपकी बेटी गूंगी तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, आज हमारी बेटी ने मौन व्रत रखा हुआ है, कोई आपत्ति नहीं है। आप जब चाहे कॉल पर बात कर सकती हो। ये सुनने के बाद कौशल्या वहाँ से निकल जाती है। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वहीं कौशल्या करुणा से फोन पर बात करना भी शुरू कर देती है। जैसे ही अर्णव करुणा को शादी करके अपने घर में लेकर आता है, सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसकी मुंह दिखाई के लिए उसे ढेर सारा इनाम देकर जाते हैं। लेकिन कौशल्या के गली मोहल्ले की कुछ औरतें करुणा को भगवान के भजन गाने के लिए कहती हैं। अरे जब से बहू आपने मायके से आई है तब से वो किसी से कोई बात नहीं कर रही, लेकिन मेरा तो इसकी आवाज़ सुनने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। क्यों ना आज हम बहू के मुंह से एक भगवान का भजन ही सुन लें। हाँ, अरे वाह, क्या बात है, ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है। चल बहू, कुछ भजन सुना दे। सबके कहने पर करुणा भगवान का भजन गाना शुरू करती है। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन में शिव की महिमा के गुण गाए जा। करुणा के गाने की आवाज सुनकर सभी को बहुत आनंद मिलता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वहाँ कई सारी औरतें करुणा के मुंह की तरफ देखने लगती हैं। तभी कई औरतों में से एक लीलावती नाम की औरत कहती है, हे भगवान, ये क्या, ये तो अनर्थ हो गया है। अरे कौशल्या बहन, जरा देखो तो सही, तुम्हारी बहू की जुबान काली है, काली। अरे हाँ, देखो तो ये तो काली जुबान की है। हाय राम, कौशल्या तेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये तुम सब कैसी बातें कर रही हो? अगर काली जुबान है भी तो क्या हो गया, जरूरी नहीं कि काली जुबान होना कोई पाप है। मेरी बहू संस्कारी भी है और अच्छी भी है, इसीलिए उसकी जुबान से मुझे कोई लेना देना नहीं है। गांव की कई औरतें कौशल्या को उसकी बहू के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलती हैं, लेकिन कौशल्या अपनी बहू के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनती। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं। एक दिन करुणा घर में बैठी हुई सब्जी काटते हुए अपनी सास कौशल्या से कहती है, माँ जी, कई दिन हो गए, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। काश आज बारिश हो जाए, बहुत मजा आ जाएगा, मैं तो बारिश के पानी में भीगूंगी। करुणा इतना कह ही रही होती है कि अचानक से मौसम बदलने लगता है और कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। करुणा बारिश होते ही बारिश में नहाने लगती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कौशल्या सोच में पड़ जाती है। ऐसे ही अगले दिन सुबह जब अर्णव ड्यूटी के लिए निकल रहा होता है तो करुणा उसे लंच देते हुए कहती है, सुनिए जी, बाइक थोड़ा संभाल कर चलाइएगा, आजकल बहुत एक्सीडेंट होते जा रहे हैं। अरे तुम चिंता मत करो, मैं बाइक हमेशा ध्यान से ही चलाता हूँ। ऐसा कहकर अर्णव ड्यूटी के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और जैसे ही रात को अर्णव वापस घर लौटता है तो उसके हाथ पैर में चोट लगी होती है, जिसे देखकर उसकी माँ कौशल्या उससे कहती है, अरे बेटा, ये सब क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं माँ, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, आप चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाऊंगा। ये सुनते ही कौशल्या अचंभित रह जाती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है, हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने? सब कुछ इस करुणा की बच्ची की वजह से हो रहा है। इसकी काली जुबान की वजह से आज मेरे बेटे को चोट भी लग गई। इसकी तो मैं अभी खबर लेती हूँ। कौशल्या तुरंत करुणा के पास जाती है और कहती है,
अरे काली जुबान की, जब देखो उल्टा सीधा अपने मुंह से निकालती है। अरे तेरी इसी जुबान के चलते आज मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। कल मुही, जब तुझे पता था कि तेरी जुबान काली है तो तुझे मेरे बेटे से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं तुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी की अभी मेरे घर से निकल जा। कौशल्या करुणा का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे से खींचते हुए हॉल तक ले आती है, जिसके बाद वो उसे वहां से बाहर निकालने वाली होती है। इतने में हॉल का झूमर टूटकर उन दोनों के ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन इस दौरान करुणा समझदारी से काम लेते हुए अपनी सास कौशल्या की जान बचा लेती है, जिसे देखकर कौशल्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे माँ जी, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? अपनी बहू का ये बर्ताव देखकर कौशल्या को अपने किए पर शर्मिंदगी होने लगती है। अरे ये मैं क्या करने वाली थी? मुझे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है बहू, मुझे माफ कर दे। मैं लोगों के बहकावे में आकर बहुत ज्यादा रूढ़िवादी सोचने लगी। मुझसे गलती हो गई बहू, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, ये सब तो होता रहता है और अब तो मुझे ये सब अच्छे से झेलने की आदत है। कोई नहीं, आप चिंता मत करो, मुझे आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से कौशल्या कभी भी अपनी बहू की काली जुबान से कोई एतराज नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ करुणा भी केवल अपने मुंह से अच्छे शब्द निकालती, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती और ना ही बोलती। कुशल की शादी शोभा से हुई थी। शादी के साल भर के भीतर ही शोभा को प्यारी सी बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उसने परी रखा। उस दंपति का जीवन अभी शुरू ही हुआ था कि कुशल की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और शोभा सुहागन से विधवा हो गई, जिसे देख उसकी माँ राधा कहने लगी, बिटिया तू आखिर कब तक ऐसे विधवा की जिंदगी जिएगी? कुशल को बिसार कर आगे बढ़ जा और फिर परी को भी भावी भविष्य में पिता के नाम की जरूरत पड़ेगी। माँ, फिर से वही सब बातें। माँ, एक विधवा जिसकी एक बच्ची है उसे कौन अपनाना चाहेगा? मैं अपनी बच्ची के सहारे ही जीवन काट लूंगी। जीवन का सफर बहुत सुकड़ा है शोभा। इस सफर में हर एक को साथी के सहारे की जरूरत पड़ती है। अपनी नहीं तो इस नन्ही सी बच्ची परी के बारे में सोच। ये बोलकर राधा रसोई घर का रुख कर लेती है और शोभा सारी रात सोच के समंदर में डूबी रहती है और अपनी दुधमुही बच्ची को ममता भरे मन से ताकते हुए कहती है, सची तो कहा था माँ ने मुझे, परी की माँ के साथ उसका पिता भी बनना होगा। मेरे पास इतनी शिक्षा दीक्षा है कि मैं कामकाज करके अपनी परी का पालन पोषण कर लूंगी। 1 सप्ताह बाद। माँ, परी 3 माह की हो चुकी है, आपसे काफी घुल-मिल सी भी गई है। इसके पालन पोषण में पैसे की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं नौकरी करना चाहती हूँ। कल ही मैंने इंटरव्यू दिया है। महीनों बाद कोई शुभ समाचार सुना है। सुन शोभा बिटिया, तू इस सफेद लिबास में दफ्तर मत जाइयो। क्यों माँ, क्या खराबी है मेरे पहरावे में? बेटा, इस बेरंग उदास साड़ी में तुझे देख मेरा मन कचोटता है। मैं चाहती हूँ कि तू रंगों के प्रति रुझान दिखाए। ओके मेरी प्यारी माँ, सिर्फ आपके लिए। तभी शोभा को एक कॉल आता है और वो चहक उठती है। ये देख राधा कहती है, अरे किसका कॉल था बिटिया, जिसे बात करते ही तेरा चेहरा इतना चमक उठा? माँ, आपकी बेटी को नौकरी मिल गई है। अरे बहुत बहुत बधाई हो बेटी। अगले दिन शोभा दफ्तर आती है, जहाँ विवेक कहता है, सुनिए, मैं यहाँ का मैनेजर, मुझे प्रद्युम्न सर ने आपको रूल रेगुलेशन और काम बताने के लिए भेजा है। ओके सर। विवेक शोभा को सारा काम समझा देता है। शोभा काम शुरू कर देती है। फिर देर दोपहरी विवेक उसके पास आकर बोलता है, इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपके साथ लंच कर सकता हूँ? जी जरूर सर। शुक्रिया। अगर आप सहमत हो तो अपना परिचय बताइए। मेरा नाम तो आपको पता ही है। मैं अपनी माँ और 3 महीने की बेटी के साथ रहती हूँ। हम मुझे तो लगा आप सिंगल होंगे, पर आप तो शादीशुदा निकले। पर अब सिंगल मदर हूँ। अपनी बेटी के लिए ही मैं ये जॉब कर रही हूँ। क्यों, आपके पति कहाँ हैं? वो इस दुनिया में नहीं है। माफी चाहूंगा। खैर, चलिए खाना खाते हैं। वक्त बीतता है। अब शोभा और विवेक एक दूसरे के आकर्षक होने लगते हैं। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं। प्यार का पड़ाव शादी तक पहुंच जाता है।
दोनों शादी करके घर पहुंचते हैं, जहां विवेक की माँ सुधा दरवाजा खोलने पहुंचती है। अरे विवेक, दफ्तर से इतनी जल्दी आ गया। ये औरत और बच्ची कौन है? वो माँ, दरअसल मैं शोभा से बहुत प्यार करता हूँ। ये जानने के बाद कि उसके एक 6 महीने की बेटी है, मैंने उससे शादी कर ली। तेरा दिमाग तो ठीक है, तूने एक विधवा से उसकी बतौर एक बच्ची है उससे प्यार रचा लिया। अरे जमाने भर की लड़कियां मर गई थीं। माँ, शोभा बहुत अच्छी है, वो आपको कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। अब मैं बुढ़िया क्या ही बोलूं जब चिड़िया चुग गई खेत। पर बेटा, आगे जाकर तुझे बहुत पछतावा होगा। माँ जी, मुझे एक मौका तो दीजिए। 2 दिन बाद विवेक बड़ी खुशी के साथ परी को गोद में लिए खेल रहा था। अले ले 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 पापा की परी, अले ले 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 ले, जल्दी से बड़ी हो जाओ, फिर हम साथ में सैर करने जाएंगे। अब क्या सारा दिन इसी के साथ खेलते रहेंगे? दफ्तर के लिए देर हो रही है। विवेक अपना बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। वक्त के पड़ाव के साथ परी 3 साल की हो जाती है। इसी बीच उसकी एक छोटी बहन भी जन्म लेती है। अब विवेक को अपनी असली संतान मिल जाती है। यहाँ से शुरू होता है उसका सौतेलापन। विवेक की दुनिया उसकी बेटी सोनम में ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे में सुधा भी विवेक के मन में सौतेले बाप का बीज बो देती है। अब विवेक परी को नापसंद करने लगा। एक सांझ, सोनम बेटा, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, लकड़ी की काठी, है ना? आजा बैठ, इस पर पापा तुझे सैर कराएंगे। पापा आगे, मेरे लिए क्या लाए? कुछ नहीं लाया मैं तेरे लिए, भाग यहाँ से यतीम कहीं की। विवेक द्वारा किया गया ये फर्क शोभा देख लेती है और वह सौतेलेपन की इस सांचे में खुद को और परी को ढालने लगती है। विवेक परी को फूटी आंख भी पसंद ना करता था। जब भी परी उसे पापा पुकारते हुए पास आती थी तो वह उसे दुत्कार दिया करता था। ये सब देखकर सुधा बहुत खुश थी। 10 साल गुजर चुके थे, जिसके साथ दोनों बहनें अब बड़ी हो जाती हैं। परी क्लास फर्स्ट में आती है। मम्मी पापा देखो, मैं क्लास में फर्स्ट आई हूँ। अब आप भी मुझे कोई गिफ्ट दोगे ना? मैंने अच्छे से पढ़ाई की। पापा आप मुझे क्या दोगे? फर्स्ट आई है, कोई पहाड़ तो नहीं तोड़ दिया जो तुझे महारानी का ताज पहना दो। आई बड़ी अपनी बुलंदियों का बखान करने। कोई बात नहीं बेटा, पापा के पास टाइम नहीं है। मुझे बताओ, क्या तोहफा चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे पापा से ही गिफ्ट चाहिए। पापा मुझे कभी भी गिफ्ट नहीं दिलाते हो। मैंने चुप्पी क्या साध ली, तू मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है। सारे दायरे बिसार दिए हैं, बदतमीज बेबाक। ऐसा कहकर विवेक परी को चाटा मार देता है। तभी सोनम वहां आकर कहती है, पापा मुझे सैर के लिए लेकर चलिए ना, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। पापा की रानी बेटी, अभी हम सैर पर चलेंगे और खूब सारी शॉपिंग भी करेंगे। पिता का ये सौतेलापन अब परी को साफ तौर से दिख रहा था। वह रोते बिलखते हुए कहती है, पता नहीं पापा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। शायद मैं बाबू को नहीं सुहाती, दादी भी मुझे प्यार नहीं करती। माँ ये भेदभाव क्यों? बेटा रो मत, सोनम तेरी छोटी बहन है ना, इसलिए पापा उसे ही प्यार करते हैं। जब तू छोटी थी तो बाबा तुझे भी बेतहाशा प्यार करते थे। सप्ताह गुजरता है, विवेक कभी भी सौतेले बाप बनने से नहीं चूकता। परी हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसती है। इसी बीच विवेक को बिजनेस में बड़ा लॉस होने से वह दिमागी तौर से गहरे सदमे में चला जाता है। उसके पैर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। विवेक का शरीर साथ देना छोड़ देता है। उसे गिरता देख परी भागते हुए आकर कहती है, पापा पापा क्या हुआ आपको? पापा आप ठीक तो है ना? माँ जल्दी आइए, पापा कुछ बोल नहीं रहे। परी अपने पिता को बिस्तर पर खींचकर लिटा देती है। परी की चीख सुनकर सभी उसे अस्पताल लाते हैं, जहां डॉक्टर घंटों जांच पड़ताल के बाद उन्हें बताते हैं, डॉक्टर मेरे पिताजी ठीक तो है ना? उन्हें क्या हुआ? देखिए, इन्हें किसी बात का सदमा लगा है। आपके पिता का शरीर पैरालाइज हो गया है। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह जाते हैं और परी कहती है, माँ दादी ये समय रोने पीटने का नहीं है, हमें तो हिम्मत की पाती बांधनी होगी। अपने पिता को ठीक करने में परी जी जान लगा देती है। माँ दादी पापा के पास मैं हूँ, आप जाकर आराम कर लीजिए। परी का अपने प्रति बेहिसाब सेवा सहाय देख विवेक बहुत शर्मिंदा महसूस करता है। परी उसे टाइम पर दवाई देती, उसके हाथ पैर की मालिश करती। परी की मेहनत रंग लाई। विवेक पूरे तौर से ठीक हो जाता है। परिणीति बेटा, मैंने तुझे हर वक्त डांटा फटकारा, तुझे पिता का प्यार नहीं दिया, तभी तू मेरी इतनी सेवा बाड़ी कर रही है।
क्यों? क्योंकि पिताजी आप पहले मुझे बहुत प्यार करते थे ना। माँ ने मुझे सब बताया। फिर छोटी बहन के आ जाने से पिता का प्यार बंटना तो लाजमी है। मेरी सयानी बच्ची, आजा अपने पिता के गले लग जा। अब मैं तुझे वो प्यार दुलार दूंगा जो माँ के सिखावे में न दे सका। इस तरह विवेक को अपनी करनी का पछतावा होता है, जिससे उसके मन में बसा परी के प्रति सौतेलापन स्नेह के अथाह सागर के सांचे में ढल जाता है।